बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि विलियम शेक्सपियर की है। ये स्टोरी जुल्म और जबर, रहम और उसके साथ उसके नतीजे पर मबनी कहानी बनी हुई है। आज हम बात करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के। वेनिस एक शहर था जिसमें यहूदी और ईसाई दोनों रहते थे और दोनों मिलकर वहाँ रहते थे। वहाँ का जो सरबराह था वो ड्यूक था। उस मुल्क में वहाँ का रहने वाले जो ज्यूज़ थे उनमें एक शख्स था जिसका नाम था शाइलक। शाइलक वो ज्यू था जो कि मर्चेंट था और वो मनी लैंडर था। लोगों को हैवी इंटरेस्ट पर मनी लैंड करता था। लोग उससे उधार लेते थे, ज़रूरत के वक्त मुसीबत में उधार लेते थे, लेकिन वो क्या करता था, उधार पर बहुत ज़्यादा पैसे वो इंटरेस्ट में लेता था। उसी शहर में एक और शख्स था जिसका नाम था एंटोनियो। और एंटोनियो ने एक नोबल पर्सन था, वो भी एक मर्चेंट था, यंग नौजवान था, लेकिन वो लोगों को मुसीबत में पैसे देता था और उस पर वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो शाइलक और एंटोनियो दोनों के दरमियान एक तरह की दुश्मनी चल रही थी। शाइलक को एंटोनियो और एंटोनियो को शाइलक बिल्कुल पसंद नहीं थे। अक्सर औकात जब वो रियाल्टो पे होते थे, एक्सचेंज में, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती थी, वो एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। एंटोनियो का एक दोस्त था जिसका नाम था बेसेनियो। बेसेनियो अगरचे एक नोबल पर्सन था, एक नोबल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर बेसेनियो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी ज़िंदगी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक गुजार सके। बेसेनियो ने क्या किया कि वो शादी करना चाहता था, एक अमीर ख़ातून से शादी करना चाहता था और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी उस शादी के मामलात को तय करने के लिए। तो बेसेनियो अपने दोस्त एंटोनियो के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे कोई 30,000 ड्यूकेट्स की ज़रूरत है, मुझे आप ये रकम दें ताकि मैं बेलमोंट जाकर अपनी पसंदीदा खातून से शादी कर सकूं। एंटोनियो से बताता है कि मेरे जहाज़ जो हैं इस वक्त समंदर में हैं और अभी वो पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, मेरे पास तो फ़िलहाल रकम नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम शाइलक से कुछ रकम उधार ले लेते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक मेरे बहरी जहाज़ समंदर से साहिल तक नहीं पहुंच जाते। वो दोनों दोस्त जाते हैं शाइलक के पास और शाइलक से वो रकम उधार मांगते हैं। शाइलक जिसे पहले ही एंटोनियो पसंद नहीं था और वो उससे बड़ी नफ़रत रखता था, वो दिल में सोचता है कि ये तो हमेशा मुझे बुरा भला कहता है और आज मुझसे ये रकम मांगने आ गया है। फिर वो सब कहता है कि चलो इस तरह से मैं अपनी दुश्मनी का बदला भी ले सकूँगा। तो वो दिल में अपने प्लानिंग करता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रकम दूँगा, लेकिन एक शर्त पर। चलो हम एक गेम खेलते हैं। शर्त क्या है कि तुमने ऐसे करना है कि अगर तुम्हारे जहाज़ आ जाते हैं और तुम मुझे रकम वक्त पे लौटा देते हो तो मैं तुमसे कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लूँगा, लेकिन अगर एक भी दिन ऊपर हो जाता है तो तुम मुझे अपने जिस्म का 1 पाउंड गोश्त दोगे और वो मेरी मर्ज़ी होगी, मैं जहाँ से भी वो 1 पाउंड गोश्त लूँ। और एंटोनियो इस पर एक गेम समझकर वो भी इस बात पे राज़ी हो जाता है और वो दोनों कोर्ट में जाते हैं और वो एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उस पर साइन करते हैं कि अगर एंटोनियो ने शाइलक को मुकर्रर वक्त के अंदर रकम वापस ना की तो शाइलक उसके जिस्म का 1 पाउंड गोश्त कहीं से भी लेगा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। और वो 30,000 ड्यूकेट्स उनको दे देता है। एंटोनियो वो रकम बेसेनियो को देता है और बेसेनियो वहाँ से अपने सारो सामान के साथ तैयार होकर वो शादी के लिए चला जाता है। शादी उसने करनी होती है जिस खातून से, उसका नाम होता है पोर्शिया। पोर्शिया यंग, खूबसूरत, अक्लमंद और मालदार खातून होती है। उसके फ़ादर की डेथ हो चुकी होती है और उसके फ़ादर ने मरने से पहले एक शर्त रखी होती है, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी होती है और उसके पास वो अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम करता है। तो उसने ये शर्त रखी होती है कि जो नौजवान अक्लमंद होगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए उसने 3 कैशमेंट रखे होते हैं, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेड का। अब उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक के लोग आते हैं, कई फ्रेंड्स आते हैं और वो आके कोई गोल्ड का कैशमेंट खोल देता है, कोई सिल्वर का, लेकिन किसी ने भी लेड का कैशमेंट नहीं खोला होता है। अब इस अरसे में बेसेनियो क्या करता है, बेसेनियो वहाँ पहुँच जाता है। बेसेनियो पहले भी उनके घर आता जाता है और उसके फ़ादर के साथ उसकी बहुत अच्छी एफिलिएशन होती है
और क्योंकि उसको पोर्शिया भी पसंद होती है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो पोर्शिया भी वो वहाँ आता है तो उसके फादर की उस पहेली के जवाब में वो लेड का जो कैसमेंट होता है वो खोल देता है, जिस पर पोर्शिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो उसको ऑफ़र करता है और उसको शादी के लिए उससे पूछता है, जिस पे वो रज़ामंदी शो करती है। अब जब बेसेनियो वहाँ जा रहा होता है तो उसके साथ वो अपना एक मुलाजिम भी साथ लेके जाता है, ग्रेटेनियो जिसका नाम होता है। ग्रेटेनियो बेसेनियो के साथ जाता है और पोर्शिया के साथ उसकी एक मेड होती है जिसका नाम नेरेसा होता है। अब जहाँ बेसेनियो और पोर्शिया की शादी की तैयारी होती है, पोर्शिया रज़ामंद हो जाती है शादी करने के लिए। वो दोनों बड़ी हंसी खुशी डेट फिक्स करते हैं कि हमने अपनी शादी का फंक्शन इस तरह से उसको अरेंज करना है, और उसी दौरान नेरेसा और ग्रेटेनियो की भी शादी तय पा जाती है। इसी खुशी के मौका पर अब जब ये तैयारियां हो रही होती हैं तो पोर्शिया शादी करने के लिए रज़ामंद होती है। वो उसे गिफ्ट देती है, वेडिंग रिंग गिफ्ट करती है बेसेनियो को, और वो बेसेनियो वेडिंग रिंग लेता है। इसी तरह से नेरेसा जो है वो वेडिंग रिंग ग्रेटेनियो को गिफ्ट करती है। इस दौरान में उन्हें एक लेटर मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है, मैसेंजर ये न्यूज़ लेकर आता है कि एंटोनियो का जो शिप से जो साहिल पर पहुंचने थे वो शिप साहिल पर नहीं पहुंचे, और वो जो शाइलक के साथ वो जो बॉन्ड उसने साइन किया था उसका टाइम पूरा हो चुका है और एंटोनियो उसको वो रकम अदा नहीं कर सकता। इसके नतीजे में एंटोनियो को अपने जिस्म का 1 पाउंड गोश्त उसको देना है, शाइलक को देना है। अब ये ख़बर सुनते ही एंटोनियो ये लेटर उसे लिखता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशियाँ ख़राब हो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम मरने से पहले मुझसे मिलो तो वक्त ना ज़ाया करो और मुझे मिलने वेनिस चले आओ। अब ये ख़बर सुनकर बेसेनियो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि पोर्शिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई मौत की खबर मिली है? तो वो उसे बेसेनियो पोर्शिया को बताता है कि मैं तो तुम्हारे पास आया था कि तुमसे शादी करने के लिए, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बहुत नोबल तो हूँ लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मेरे पास जितनी भी दौलत है वो सारी मेरे दोस्त एंटोनियो की दी हुई है। मेरे दोस्त एंटोनियो ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन आज वो मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गया है। अब वो सारी कहानी पोर्शिया को बताता है और पोर्शिया उसे कहती है कि वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन से पहले तुम जाओ अपने दोस्त के पास पहुंचो। अब बात आती है वेनिस पर। वेनिस में शाइलक जो है वो अपना बॉन्ड लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है, ड्यूक की कोर्ट में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे क्रिश्चियन का 1 पाउंड गोश्त चाहिए जिसने मुझसे 30,000 ड्यूकेट्स लिए हैं। एंटोनियो को कैद में डाल दिया जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है बेसेनियो तो वो अब ट्रायल का दिन मुकर्रर होता है और ट्रायल चलता है, और ट्रायल में ये सारे मामलात अब डील होने होते हैं। उधर पोर्शिया जब उसके हस्बैंड चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है, वो चाहती है कि वो किसी तरह से अपने हस्बैंड के उस इतने अच्छे दोस्त की मदद करे, तो वो उसको उसके जहन में एक प्लान आता है और वो अपने एक अजीज़ी रिश्तेदार जो कि काउंसलर होते हैं उसे लेटर लिखती है। वेलेरियो उनका नाम होता है। वेलेरियो को लेटर लिखती है और उन्हें कहती है कि मुझे वो जो काउंसलर का ड्रेस होता है वो भी चाहिए और मुझे इस पर एडवाइस भी चाहिए कि इस तरह से ये मामला है, शाइलक ने एंटोनियो के साथ इस तरह से ये बॉन्ड जो है वो कमिटमेंट की हुई है। तो वेलेरियो उसे बड़ी अच्छी एडवाइस देता है और उसके साथ उसका काउंसलर का ड्रेस और एक लेटर भी देकर उसे भेजता है। और पोर्शिया क्या करती है, जिस दिन ट्रायल का दिन होता है, पोर्शिया काउंसलर का ड्रेस पहनकर और वो गेटअप अपना चेंज करके वो काउंसलर बनकर और वो लेटर लेकर ड्यूक की कोर्ट में अपने साथ अपने क्लर्क, अपने नेरेसा को क्लर्क बनाकर लेकर चली जाती है। अब उसने वहाँ पर कोर्ट में जो एंटोनियो का केस है वो डील करना है। जब वो कोर्ट में पहुंचती है तो वो लेटर ड्यूक को पेश किया जाता है। ड्यूक बल्कि सारे कोर्ट में जितने लोग हैं वो इतने खूबसूरत नौजवान को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कौन सा काउंसलर है, इससे पहले तो हमने नहीं देखा। लेकिन वो कहते हैं कि चलो ये नौजवान काउंसलर है, आज देखते हैं कि ये मुकदमा किस तरह से लड़ता है। अब वो अपना गेटअप, क्योंकि वो डिस्गाइज में होती है, लड़की की बजाय लड़का बनकर जाती है और वहाँ पर वो कोर्ट में सबसे पहले वो पूछती है, अच्छा ठीक है कि कौन है वो शाइलक,
और कौन है एंटोनियो, वो दोनों का बताया जाता है। तो फिर वो शाइलक से कहती है अच्छा वो बांड कहाँ है, मुझे ज़रा वो बांड तो दिखाएं, मैं देखूं इसमें का क्या लिखा हुआ है। तो शाइलक उसे बांड दिखाता है और उसमें लिखा होता है कि 1 पाउंड गोश्त का उसके जिस्म का वो जहाँ से चाहेगा लेगा, अगर एंटोनियो ने उसे मुकर्ररा वक्त तक उसकी रकम अदा ना की। तो वो उसे फिर एक लंबी चौड़ी तकरीर सुनाती है और उसे कहती है देखो तुम ज्यू हो, और ज्यू जो है वो बड़े मर्सीफुल होते हैं, तुम्हें उस पर रहम करना चाहिए और तुम्हें उसको माफ़ कर देना चाहिए और तुम्हें इसके साथ। लेकिन शाइलक कहता है नहीं नहीं, मैंने तो इसके साथ बॉन्ड लिखा है और ये वही मैं वही करूँगा जो बॉन्ड में है। फिर वो उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम अपने बॉन्ड के मुताबिक हम बात करते हैं। और वो उसे कहती है एंटोनियो तुम तैयार हो जाओ। वो उसको कहती है कि तुम अपना गोश्त देने के लिए रेडी हो जाओ। और एंटोनियो जब ये देखता है कि अब तो उसके पास कोई चारा नहीं रहा, वो तैयार हो जाता है। वो कहता है बेसोनियो से कहता है कि बेसोनियो मेरे लिए तुमने खफा नहीं होना कि मैं तुम्हारी वजह से अगर मुसीबत में पड़ा हूँ, तो तुम्हें इस बात पर रंजीदा नहीं होना। मुझे खुशी है कि मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूँगा। उस दौरान में ज्यू शाइलक अपनी उस डैगर को वो तेज़ करता हुआ आता है कि अब तो मैं इसके दिल का जो टुकड़ा है या ये दिल को मैं काट कर इसमें से 1 पाउंड फ्लैश काटूंगा। जब शाइलक उसके पास एंटोनियो के पास जाता है तो उस वक्त पोर्शिया उसे कहती है कि ठहर जाओ ज्यू, एक बात सुन लो। बॉन्ड में लिखा है कि 1 पाउंड गोश्त, इसमें ये नहीं लिखा कि 1 कतरा खून। अगर तुम किसी ईसाई का 1 कतरा खून बहाओगे तो उसके नतीजे में तुम्हारी ज़मीन और जायदाद सब कुछ वेनिस की स्टेट को कॉन्फिस्केट हो जाएगी, वेनिस की स्टेट उसको कब्ज़े में ले लेगी। जैसे ही ज्यू ये बात सुनता है तो वो एकदम पीछे रुक जाता है, क्योंकि बॉन्ड में 1 पाउंड गोश्त लिखा था, उसमें 1 कतरा खून का नहीं लिखा था। अब वो उसका गोश्त तो काट नहीं सकता। तो शाइलक मायूस होकर पीछे हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, मुझे मेरे पैसे ही दे दो। बेसेनियो भागता हुआ आता है और वो कहता है कि चलो ये लो 30,000 ड्यूकर्स, तुम ये पैसे ले लो और मेरे दोस्त की जान छोड़ दो। लेकिन उस वक्त वो जो काउंसलर होता है वो कहता है कि ठहर जाओ, अब तो इसको कोई रकम नहीं मिलेगी, बल्कि इसके ऊपर तो इल्ज़ाम है कि इसने एक शहरी की जान लेने की कोशिश की और इस जुर्म के इल्ज़ाम में इसको सज़ाए मौत मिलेगी। अब वो उसे कहती है कि तुम फ़ौरन से पहले ड्यूक से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग लो, अगर ड्यूक तुम्हें माफ़ कर देता है तो ठीक है, वरना तुम्हें सज़ाए मौत मिलेगी। वो फ़ौरन से ड्यूक के सामने झुकने लगता है। तो ड्यूक उसे कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो शाइलक जो है वो अब खामोश खड़ा होता है, वो जाने लगता है, कहता है अच्छा ठीक है, मैं पैसे भी नहीं लेता, मुझे जाने दो, मैं घर जाता हूँ। वो कहती है नहीं, अभी तो तुम जा नहीं सकते, अभी तो तुम पर पेनल्टी होगी। और पेनल्टी ये है कि तुमने एक साजिश की है, एक बहुत बड़ी साजिश की है, एक नोबल शख्स के ख़िलाफ़ तुमने बहुत बड़ी साजिश की है। इस साजिश के नतीजे में तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट ऑफ वेनिस को कॉन्फिस्केट करनी पड़ेगी। तो लेकिन उस वक्त वो फिर एंटोनियो कहता है कि ठीक है, मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं लेता, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेट को मिलेगी और हाफ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी बेटी को मिलेगी। असल में उसकी बेटी, जिसने कुछ टाइम पहले लोरेंजो से शादी की होती है, बेटी क्योंकि वो भी जीव होती है और उसने क्रिश्चियन से शादी की होती है, और एंटोनियो को इस बात का पता होता है और उसकी शादी करने की वजह से उसके फादर ने उसको अपनी जायदाद से आग कर दिया होता है। तो वो फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर जाता हूँ, जो कुछ करना है मुझे घर भेज दीजिएगा, मैं साइन कर दूँगा, मुझे जाने दो, मेरी जान छोड़ दो। तो इस तरह से जो वो एक केस था जो कि एंटोनियो के ख़िलाफ़ बना हुआ था, वो केस एंटोनियो के लिए पोर्शिया अपनी अक्लमंदी के साथ वो केस जीत लेती है और इस तरह से उसकी जान छूट जाती है और शाइलक जो है वो वहाँ से घर चला जाता है। अब उसके जीतने के बाद ड्यूक बड़ा खुश होता है और वो उस काउंसलर से कहता है कि नौजवान काउंसलर, तुम तो बड़े अक्लमंद निकले, और एंटोनियो से कहता है कि तुम्हें इसको कुछ अदा करना चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहिए कि इसने तुम्हारी जान बचाई है। वो दोनों, एंटोनियो और बेसेनियो, दोनों उसको ऑफ़र करते हैं कि ये 30,000 ड्यूकर्स आप ले लें, काउंसलर से कहते हैं। तो वो काउंसलर से कहता है कि नहीं, मैं तो ये ऐसा करें, आप अपना ग्लव मुझे दे दें। तो वो ग्लव जब उतारने लगता है, बेसेनियो अपना ग्लव उतारने लगता है तो उस पर वो वेडिंग रिंग उसे नज़र आती है।
तो वो जो काउंसलर जो कि पोर्शिया है वो उसे कहती है कि मुझे तुम ये वेडिंग रिंग दे दो, तो ये जो रिंग आपने पहनी हुई है ये मुझे दे दो। अब बेसेनियो, क्योंकि वो जब रिंग उसने पोर्शिया से ली होती है, पोर्शिया उसे कहती है कि ये रिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी ज़िंदगी भर, तो वो उसे देना नहीं चाहता। वो कहता है कि ये तो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की है और मैं ये आपको नहीं दे सकता। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। अब मुझे पता चला कि भिखारी को किस तरह से जवाब दिया जाता है, और वो काउंसलर वहाँ से ये कहकर चला जाता है। लेकिन एंटोनियो से फिर बेसेनियो को कहता है कि ये बहुत बुरी बात है कि उसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी बच गई है, तो तुम उसे ये रिंग गिफ्ट कर लो, हम तुम्हारी बीवी को मना लेंगे। तो वो पीछे भागता हुआ जाता है, बल्कि वो अपने जो उसका मुलाजम होता है ग्रेटियानो के हाथ वो अपनी रिंग भिजवाता है, और ग्रेटियानो वो रिंग जाकर उसको दे देता है। और वहीं पर उसका क्लर्क होता है, काउंसलर का क्लर्क नेरिसा होता है, और नेरिसा उसे कहता है कि मुझे भी कोई गिफ्ट दो ना, तो वो फिर उससे उसकी रिंग वो ले लेता है। इस तरह से वो दोनों की रिंग्स उनके पास चली जाती हैं। अब वो दोनों ख़वातीन वहाँ से अपने घर जाती हैं। बेलमोंट जो कि काउंसलर और क्लर्क के रूप में होती हैं, वो अपने घर जाती हैं, बेलमोंट पहुँचती हैं और उनके अपने हस्बैंड्स के आने से पहले अपने घर में पहुंचकर अपना ड्रेस चेंज करती हैं। और इसके बाद उनके हस्बैंड जो बेसेनियो और ग्रेटियानो दोनों आ जाते हैं, और उसके साथ साथ एंटोनियो भी होते हैं, और वो आकर उन्हें खुश होकर बताते हैं कि इस तरह से एक अक्लमंद काउंसलर की वजह से आज मेरे दोस्त की जान बच गई। तो अभी ये बातें हो रही होती हैं कि नेरिसा और ग्रेटियानो दोनों की लड़ाई हो रही होती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, और वो बताती है कि नेरिसा कहती है कि इसने मेरी रिंग किसी लड़की को दे दी है। और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो लड़की नहीं थी, वो तुम्हारी जैसे दिखती थी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी हाइट की जितनी थी, लेकिन वो एक मर्द था और वो क्लर्क था, और उसको मैं इनकार नहीं कर सका, मैंने उसको रिंग दे दी। तो जो पोर्शिया होती है वो कहती है कि देखो तुमने तो अपनी वाइफ की रिंग गिफ्ट कर दी, तो मेरे हस्बैंड तो कभी ऐसे ना करते। तो वो हंसता है और कहता है लेकिन उन्होंने तो पहले की है, पहले उन्होंने रिंग गिफ्ट की है, तो फिर मैंने गिफ्ट की है। तो उस पर वो खफा होती है। तो एंटोनियो कहता है कि इससे तो बेहतर था कि मैं अपने दोस्त के लिए मैं मर जाता, कि आज वो मेरी वजह से अपनी बीवी से, वो बीवी उसके लिए उसके साथ खफा हो रही है। तो फिर बीवी उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, चलो आपकी गारंटी पर मैं इसको दोबारा से रिंग गिफ्ट करती हूँ, लेकिन अब इससे कहना है कि इसे संभाल कर रखे। तो वो वही रिंग निकाल के उसे देती है जिसे वो देखता है, और बेसेनियो उस रिंग को पहचान लेता है। वो कहता है ये तो वही रिंग है। तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो पोर्शिया और नेरिसा थी जिन्होंने गेटअप चेंज किया था, एक काउंसलर के रूप में वो गई थी और उन्होंने इस तरह से उसकी जान बचाई। तो इस तरह से एक अक्लमंदी के साथ पोर्शिया ने, एक अक्लमंद खातून होने की वजह से, अपने हस्बैंड के फ्रेंड की हेल्प की और एक जालिम जू से उसकी जान बचाई। तो होप आप लोगों ने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आप इसको रीड कीजिएगा, आप इसको और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।